Hello guys, so welcome back again and today we will discuss about productivity जो कि इकोलॉजी में आता है जिसे बोलते हो आप उत्पादकता। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऑलवेज क्वेश्चन आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो ये है ऑर्गेनिक मास या फिर बायोमास की प्रोडक्शन की रेट। ओके, कि प्रोडक्शन की रेट किसी एक स्पेसिफिक टाइम में और एक स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, यानी कि किसी इकाई समय में या फिर एक इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित ऑर्गेनिक मास की जो रेट होती है उसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसके अगर हम उसकी बात करें, मात्रा की बात करें, कैसे इसे आप शो करते हैं, तो देखिए अगर आप इसे बायोमास की वे में अगर इसे व्यक्त करना चाहते हैं तो बायोमास में से दिखाया जाएगा ग्राम टाइम। आप टाइम नहीं, अभी हम बताएंगे यहाँ पे पर एरिया स्क्वायर में, यानी कि मीटर स्क्वायर। तब इसे आप सरल रूप में लिखोगे तो इसे इस तरह से लिखोगे। ठीक है, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल में ऑर्गेनिक मास के निर्माण की दर को आप क्या बोलते हो, प्रोडक्टिविटी बोलते हो, बायोमास के लिए। अब एनर्जी के फॉर्म में इसे कैसे शो करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मास इज द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी के रूप में इसे किलो कैलोरी एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि इसे लिख सकते हो आप किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। लेकिन अब ये एकमात्र इकोसिस्टम है जो कि सभी से अलग है। हम एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो देयर इज नो कंपैरेटिव स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम कंपैरेटिवली दो इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तब उस टाइम पे आपके समय भी काउंट किया जाता है। तब आपके ये जो मात्रक हैं वो समय के साथ भी काउंट किए जाएंगे। यानी कि एक पूरे समयावधि में, जैसे ईयर मान के चलें तो ईयर मान लीजिए, एक समयावधि में, निश्चित समयावधि में, इकाई समयावधि भी बोल सकते हो, में इकाई क्षेत्रफल में बायोमास निर्माण की दर या फिर ऊर्जा उत्पादन की दर या फिर किलो कैलोरी ईयर मीटर स्क्वायर। अब इसे आप थोड़ा सा और सरल कर देंगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा ग्राम ईयर इनवर्स और मीटर इनवर्स, यहाँ फिर किलो कैलोरी ईयर इनवर्स मीटर -2। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, किसी एक निश्चित इकोसिस्टम में बायोमास प्रोडक्शन की रेट है फिर ऑर्गेनिक मास प्रोडक्शन की रेट, जो कि एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो बायोमास हमने निकाला है पर इकाई क्षेत्रफल पे। ठीक है, और अगर एनर्जी वे में निकालेंगे तो पर इकाई क्षेत्रफल में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हम जब हम दो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं दो इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे आपको पूरी एक निश्चित समय अवधि में बताना पड़ता है कंपैरेटिवली कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ईयर भी काउंट किया है। तब इसकी आप डेफिनेशन देंगे, इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में उत्पादित बायोमास की दर या फिर उत्पादित ऊर्जा निर्माण की दर। तो ये प्रोडक्टिविटी का एक बेसिक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ठीक है, हमने बेसिक देख लिया डेफिनेशन और हमने इसकी यूनिट्स देख ली। यूनिट भी एग्जाम में पूछते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी टाइप की। प्रोडक्टिविटी टाइप्स, तो देखिए सबसे पहले आपके प्रोडक्टिविटी आती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, सेकंड में आती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप वापस से डिवाइड कर सकते हैं, आप इसे आप बोल सकते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो सिंगल होती है। तब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो एक निश्चित समय एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें आपके प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो उत्पादित बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मास की जो रेट होगी उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बिफोर रेस्पिरेशन, प्लांट के द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ या फिर ऑर्गेनिक मैटर की दर। ओके, तो ये प्योर है, प्लांट के द्वारा इसे बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस की मात्रा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो ऑर्गेनिक मास क्रिएट करते हैं वो ग्रॉस सकल प्राथमिक उत्पादकता भी होती है, जैसे आप बोलते हो। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन, जो प्लांट रेस्पिरेशन भी करेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दौरान, वो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी सीक्रेट होगी वहाँ पे जो मुक्त होगी उसी का यूज किया जाएगा आपकी प्रोडक्शन में। तब जो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पन्न होती है, ये किसकी खपत के लिए है? ये आपकी कंज्यूमर्स की खपत के लिए है, खपत के लिए उपलब्ध बायोमास, ऑर्गेनिक बायोमास। तो बेसिकली हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के द्वारा उत्पादित फोटोसिंथेसिस के द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ हैं। जब रेस्पिरेशन इसमें से आप घटा देंगे तब आपके पास आ जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एक तरह से आप कंज्यूमर्स की खपत के लिए अवेलेबल पदार्थ, जो आप प्लांट खाते हैं उसमें आपको कौन सी प्रोडक्टिविटी मिलेगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर पे कौन सी प्रोडक्टिविटी क्रिएट की है? क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन वहाँ पे रेस्पिरेशन का यूज करके जो स्टोर हो जाएगी उनमें बाद में, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद में जो प्लांट में स्टोर होगा ऑर्गेनिक मास उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन है, ड्यूरिंग या बिफोर रेस्पिरेशन उस टाइम कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर है। जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है ये कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉफ के द्वारा उत्पादित, हेटेरोट्रॉफ जो कि विषमपोषी होते हैं, जो कि प्लांट एज वेल एज एनिमल्स को भी पोषण के रूप में लेते हैं, के द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ की दर है, ऑर्गेनिक मैटर की रेट है। तो हेटेरोट्रॉफ यहाँ पर एनिमल्स या फिर कंज्यूमर्स अपने स्तर पे जो प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो प्लांट करते हैं अपने स्तर पर उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस, जो प्योर फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। जब उनकी रेस्पिरेशन कर लिया जाता है, वो भी कुछ ऊर्जा रेस्पिरेशन से ही उन्हें प्राप्त होगी, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एक पार्ट वो रेस्पिरेशन में खर्च कर देते हैं। तब उनके पास बचती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि उनमें स्टोर रहती है, जिसे कंज्यूमर यूज करेगा या फिर हेटेरोट्रॉफ यूज करेगा। अब उसे यूज करने के बाद में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उत्पादित की जाएगी कंज्यूमर्स के द्वारा अपने स्तर पे कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रोडक्टिविटी आती है जिसे आप बोलते हो नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी या फिर कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी से नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये होती है आपके सेकेंडरी, ये जो प्रोडक्टिविटी हमें मिली है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें से कुछ भाग हेटेरोट्रॉपिक रेस्पिरेशन के द्वारा, HR है ये हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है,
HR। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, जो कंज्यूमर्स की खपत के लिए अवेलेबल बायोमास था, उसमें से रेस्पिरेशन के द्वारा हेटेरोट्रॉफ ने रेस्पिरेशन कर लिया है, उसके बाद में जो प्रोडक्टिविटी की मात्रा बचेगी बायोमास की, उसे बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ये था कम्युनिटी के द्वारा उत्पादित प्रोडक्टिविटियाँ। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ये प्लांट के द्वारा उत्पादित बायोमास की दर है, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि प्लांट सबसे पहले उत्पादित करते हैं बायोमास, लेकिन जब वो उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में खर्च कर देते हैं तब बच जाती है आपके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन के बाद में जो बचेगी NPP। अब ये जो अवेलेबल होगी वो कंज्यूमर्स की खपत के लिए अवेलेबल है प्लांट में स्टोर। ठीक है, अब अपने स्तर पे कंज्यूमर भी कुछ बायोमास क्रिएट करेंगे, उसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब एक और प्रोडक्ट यहाँ पे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी बचती है, जो कि आप इसमें से जो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल था बायोमास, उसमें से जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो एनिमल्स यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, उनके द्वारा उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में खर्च कर दिया जाता है। तब जो बचेंगी NPP में से वो बोली जाती है NCP। ओके, ठीक है, हमने प्रोडक्टिविटी की बात कर ली। इससे कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है आपके ओशियन में लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होता है? लिमिटिंग फैक्टर नाइट्रोजन होता है, जबकि लेक होती हैं उनमें लिमिटिंग फैक्टर फॉस्फोरस होता है। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर है जो कि सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर होने वाली जो अभिक्रियाएं चल रही हैं उस इकोसिस्टम में, उसका मेन क्रियाधारक होता है। ओके, दूसरा है जो पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा नेट जो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, वो किसकी देखने को मिलती है? पर यूनिट एरिया में वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें सबसे कम जो प्रोडक्टिविटी, अगर हाइड्रिक इकोसिस्टम में जाए तो लीस्ट प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिविटी मिलती है आपके हाई डीप जो लेक होती हैं, बहुत उनकी जो गहराई होती है उनमें आपकी सबसे कम प्रोडक्टिविटी मिलती है। अगर वाटर इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है आपके, वो मिलती है कोरल रीफ में, कोरल व्यक्तियों में। ठीक है, एक ही चीज़ याद रखने वाली बात है। दूसरी है हमारे पूरे इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कई फैक्टर पे आपके डिपेंड होती है। वहाँ के इकोसिस्टम में अवेलेबल न्यूट्रिशन पे, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है उस पर कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए अवेलेबल न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर हम बात करें ड्राई वे में प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मास की, तो वो 176 बिलियन टन आका गया है टोटल। ठीक है, होल प्लानेट पे अगर आपके ऑर्गेनिक मास काउंट किया जाए ड्राई वेट यानी शुष्क भार में, तो 176 बिलियन टन है, जिसमें से आपकी ओनली 55 बिलियन टन समुद्र के द्वारा है, ओशियन का पार्ट होता है। ठीक है, बाकी बचा हुआ वो लैंड पे ऑर्गेनिक मास जो क्रिएट होता है बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसका योगदान होता है। यानी कि 121 बिलियन टन है वो ऑर्गेनिक मास कहाँ बन रहा है आपकी लैंड पे, भूमि पे। बचा हुआ है वो ड्राई वेट, वो ऑर्गेनिक मास का ड्राई वेट कहाँ मिल रहा है आपको? 55 बिलियन, ये मिल रहा है आपके समुद्र में। ओके, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट है आपके प्रोडक्टिविटी को लेके। गाइस, ये था पूरा प्रोडक्टिविटी हमने देखी। ओशियन में लिमिटिंग फैक्टर नाइट्रोजन है, लेक में फॉस्फोरस है, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है। लीस्ट प्रोडक्टिविटी बात करें हाइड्रिक इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे हाई डीप जो लेक होती है उनमें देखने को मिलती है। हाई प्रोडक्टिविटी वो कोरल रीफ में देखने को मिलती है।
तो ये था पूरा प्रोडक्टिविटी के बारे में, और इससे कई क्वेश्चन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। थैंक्स।